हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि आपकी सेकेंड टर्म की जो एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक सैम्पल पेपर लिया है जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन का है। इसी इसी की तरह आपके पास एक पेपर आएगा एग्ज़ाम में। बस फ़र्क कितना होगा कि उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन अलग होंगे, लेकिन होंगे इसी तरह। तो इस पेपर से आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर कैसे होगा। तो इससे मैं आपको पूरा सोल्व करवाऊँगा। तो सबसे पहले इसका देखिए कि जो इसका जो इसके जो अंक है वो ये 35 नंबर का होगा। 35 का आपका फर्स्ट टर्म में हुआ है और 35 का अब होगा। जो समय दिया गया है वो 2 घंटे दिया गया है। आपको 2 घंटे में ये पेपर करना है। मार्क्स है इसके 35। अब सबसे पहले देखिए सामान्य निर्देश इसमें क्या है। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है, अर्थात खंड ए, खंड ब और खंड स। 3 खंड है। 3 खंडों में ये पेपर बटा हुआ है। खंड ए में 9 प्रश्न है, जिसमें से 7 प्रश्नों को करना है। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक है और इसमें से 30-50 शब्द होने चाहिए। मतलब जो हमारा उत्तर होना चाहिए वो 30 से 50 शब्दों में होना चाहिए। इससे ज़्यादा हम उत्तर नहीं दे सकते। खंड ब में 5 प्रश्न है, जिसमें से 3 प्रश्नों को करना है। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक है और 80 से 100 शब्द होने चाहिए। खंड स में 4 प्रश्न है, जिसमें से 3 प्रश्नों को करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक है और 100 से 150 शब्दों में होना चाहिए। मतलब जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 2 या 3 लाइन होनी चाहिए। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 4 या 5 लाइन होनी चाहिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 7-8 लाइन होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में पढ़ लीजिए आप, जनरल इंस्ट्रक्शन। तो सेक्शन ए में देखते हैं हमारा, जिसमें कुल 9 क्वेश्चन है, जिनमें से हमें 7 करना है। तो मैं इसमें पूरे कराता हूँ, आप पूरे देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, आसन और प्राणायाम को परिभाषित कीजिए। देखिए, आसन और प्राणायाम क्या होता है, इसमें छोटा सा अंतर है। जो आसन होता है वो हमारी एक स्थिति होती है, यानी कि हम किस स्थिति में बैठे हैं वो हमारा आसन होता है, जिसमें रहकर हमें आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जो प्राणायाम है वो हमारी जीवन शक्ति को नियमित रूप से करना होता। जो प्राणायाम है वो योग का एक पार्ट है, यानी कि हम जो योग करते हैं उसमें ही प्राणायाम भी हम करते हैं। तो प्राणायाम आपने किया होगा कभी ना कभी। तो प्राणायाम अलग चीज़ है और आसन अलग चीज़ है। आसन एक स्थिति है, लेकिन प्राणायाम हमारे जीवन की शक्ति को, मन को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, आप इसमें लिख देना उत्तर कि आसन और प्राणायाम की क्या डेफिनेशन है। आप इसे अपनी तरीके से लिख देना। खेल प्रशिक्षण की अवधारणा की विवेचना कीजिए। खेल प्रशिक्षण का मतलब क्या है। देखिए, जब खेल होते हैं तो उसमें जो भी बड़े बड़े कोच होते हैं तो वो ये देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा खेल रहा है, तो उसका वो प्रशिक्षण करते हैं। जो खिलाड़ी होते हैं हमारे, महान खिलाड़ी होते हैं, उनका भी प्रशिक्षण किया जाता है कि वो उनका टेस्ट होता है कि कैसे वो, उनमें गति कितनी है, लचक कितनी है, संतुष्टि कितनी है, सहन क्षमता कितनी है। तो इन सब चीज़ों का प्रशिक्षण होता है। तो ये आप लिख देना इसमें, खेल प्रशिक्षण। अब देखिए ट्रैकिंग क्या है और ट्रैकिंग के प्रकारों की सूची बनाइए। ये 2 नंबर का है, तो इसमें आप ट्रैकिंग के 2 प्रकार बता सकते हैं। और ट्रैकिंग क्या है वो सिंपल एक लाइन में आप बता सकते हैं। पर्वतों पर किसी भी उबड़ खाबड़ पर्वत या किसी घाटी पर यात्रा करना ट्रैकिंग कहलाता है। आपने देखा होगा कि बड़े जो हमारे सिपाही होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो भी पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो वो भी ट्रैकिंग करते हैं। तो इसे ट्रैकिंग कहा जाता है, पहाड़ों पर चढ़ना। और ट्रैकिंग कई प्रकार की होती है। पैरेलल ट्रैकिंग होती है, प्रमाणित ट्रैकिंग होती है। जब किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है तो वो प्रमाणित ट्रैकिंग होती है। तो ऐसी बहुत सी ट्रैकिंग है, किसी भी 2 प्रकारों का नाम लिख दीजिए आप। अब देखिए विशेष ओलंपिक भारत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब पहले ये समझिए कि आप विशेष ओलंपिक क्या है। स्पेशल ओलंपिक मतलब हमारे भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, मतलब विकलांग लोगों के लिए ये खेल होता है। तो उनके लिए एक अलग ओलंपिक बनाया गया है। जैसे हमारे लिए अलग ओलंपिक होते हैं
वैसे उनके लिए एक विशेष ओलंपिक होता है जिसमें वो अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। तो इस पर आपको एक टिप्पणी लिखना है कि भारत ने आज तक कितने पदक जीते। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि भारत ने आज तक स्पेशल ओलंपिक में 368 पदक जीते हैं आज तक, जितने भी विशेष ओलंपिक खेल हुए हैं उनमें, जिसमें से जो 85 है वो गोल्ड मेडल थे, 154 सिल्वर मेडल और 129 ब्रॉन्ज मेडल। तो ये 300 कुल मिलाकर 368 जीते हैं। अब फिर होंगे 2024 में विशेष ओलंपिक, तो हर से 5 साल में ये होते हैं। जैसे ही जो और ओलंपिक खेल होते हैं वैसे ही विशेष ओलंपिक खेल भी होता है, लेकिन ये विकलांगों के लिए होता है। अब देखिए अनुकूली शारीरिक शिक्षा के किन्हीं 4 उद्देश्यों की सूची बनाइए। देखिए जो फिजिकल एजुकेशन जो ये क्वेश्चन है वो आपको ये बुक में पढ़ने से नहीं मिलेंगे, ये आपकी तर्क वितर्क करने की क्षमता पर आधारित है। सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे दे रखे हैं जिसमें आप अपने विचार लिखिए। तो इसमें आप जानते हैं कि अनुकूली शारीरिक शिक्षा, जो शारीरिक शिक्षा हमारी अनुकूल होती है उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। जो शारीरिक शिक्षा होती है वही हमें ऐसी सुविधाएं प्रदान करती है जो किसी एक व्यक्ति या समुदाय को कार्य करने के अवसर देती है। खेलों में सहायक होती है, हमें खेलों में बढ़ोतरी दिलाती है। किसी भी खेल में अगर हमें आगे तक जाना है तो हमें शारीरिक शिक्षाएं लेना ज़रूरी होता है। इसलिए तो हमारे स्कूल में शारीरिक शिक्षा चलाई गई है कि हम पढ़ाई के साथ खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन करें। तो इसमें हमें सामाजिक और शारीरिक रूप से निपुण होना चाहिए। तो इसमें बहुत से उद्देश्य हो जाते हैं। अब देखिए 6 क्वेश्चन, उपयुक्त उदाहरण सहित खेल प्रशिक्षण के किन्हीं 2 सिद्धांतों को परिभाषित कीजिए। खेल प्रशिक्षण क्या है? अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था, देखिए उसी से रिलेटेड है। अगर आप एक क्वेश्चन का अगर इसका आंसर दे देते हैं आप सेकंड का कि खेल प्रशिक्षण की अवधारणा क्या है, तो आप 6 का आंसर भी बड़ी आसानी से दे देंगे। ये भी हमें अपने तर्क के आधार पर देना है कि उपरोक्त उदाहरण द्वारा खेल प्रशिक्षण के किन्हीं 2 सिद्धांतों को परिभाषित कीजिए। उदाहरण द्वारा मान लीजिए कोई खिलाड़ी खेल रहा है, उसे चोट लग गई है, कोई बहुत तेज चोट लग गई, उसे गेंद लग गई कहीं सिर पर वगैरह, फिर भी वो गेंद लगने के बाद भी अगर वो बैठ नहीं रहा, खेल रहा है, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर रहा है कि मुझे हाँ इतने रन बनाने हैं तो बनाने ही है, तो वो उसका प्रशिक्षण हो रहा है कि वो कितना ज़्यादा उसमें सहन क्षमता है, सहने की क्षमता है। और देखिए अगर जो हमारी मांसपेशियाँ होती है और जो लचक होती है उसको विकसित करना भी खेल प्रशिक्षण का काम होता है। तो इसमें किसी भी 2 सिद्धांतों का नाम लिख सकते हैं आप, और उदाहरण दे के आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। शारीरिक शिक्षा और खेल कूद में मनोविज्ञान के किन्हीं 4 महत्वों को उल्लेख कीजिए। शारीरिक शिक्षा और खेल कूद में देखिए ये भी हमारे तर्क आधारित क्वेश्चन है कि हम अपनी तर्क की क्षमता के आधार पर इसका आंसर दें। शारीरिक शिक्षा और खेल कूद में मनोविज्ञान का क्या रोल है? देखिए जो हम शिक्षा लेते हैं वो किसके द्वारा लेते हैं? हमारे मन के द्वारा। हमारा मन ही तो हमें कहता है कि तुम ये पढ़ो, ये करो। तो ये सब हमारे मनोवैज्ञानिक की बात है। जब हम खेल भी खेलते हैं तो वो भी उसमें भी मनोविज्ञान का बहुत रोल होता है। पास में इसमें आप सूची बना सकते हैं, 1 2 3 4 करके आप लिख सकते हैं कि मनोविज्ञान इस खेल में सहायक होता है। मनोविज्ञान से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना है। तो ऐसे आप सूचियाँ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्फिंग और पैराग्लाइडिंग क्या है? देखिए आपने अगर बुक पढ़ी होगी तो उसमें अगर आपने सीधे एक बार पढ़ी होगी तो आपने ज़रूर देखा होगा सर्फिंग और पैराग्लाइडिंग क्या है। अगर इसकी बात होती है डेफिनेशन देने की, तो जो सर्फिंग होती है वो किसी भी सर्फ बोर्ड, आपने देखा होगा ब्लैक बोर्ड से जो समुद्र के किनारे, बीच के किनारे हम वो करते हैं, सर्फिंग करते हैं किसी भी सर्फ बोर्ड पर, तो वो सर्फिंग कहलाता है। और जो पैराग्लाइडिंग होता है ये वायु में होता है, किसी भी पैराग्लाइड द्वारा हमें जो उड़ान भरते हैं वो पैराग्लाइडिंग होता है। तो इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये भी हमारा 2 क्वेश्चन का है, अगर आप एक की लिखेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। अनुकूली खेलों को बढ़ावा देने के लिए पैरालंपिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए अनुकूली खेल क्या है?
ऐसे खेल जिनको हम खेल सकते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनकी क्षमताएं जांची जाती है कि कौन सा विद्यार्थी किस खेल में आगे है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए एक पैरालंपिक खेल चलाए जाते हैं जिसमें वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। इसमें आप इसका वर्णन कर सकते हैं कि ये इसमें 2 मार्क्स का है, तो आपको 2-3 लाइन ही लिखनी है वैसे। अब हमारा खंड ब आ गया, खंड ब सेक्शन बी, जिसमें जो क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे। इसके आंसर आपको 4 या 5 लाइन में देना है, लगभग 80 से 100 शब्द। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए सुनने में एक जैसे लग रहे हैं वृद्धि और विकास, वृद्धि भी बढ़ना, विकास भी बढ़ना, लेकिन इनमें अंतर बहुत है। जो हमारी वृद्धि होती है, वो एक निश्चित समय के लिए, और वो केवल शारीरिक और रचनात्मक ढंग से होती है। यानी कि शरीर जो वृद्धि होती है वो हमारे शरीर की होती है और वो केवल एक उम्र तक होती है। देखिए ना, आप जब भी आप 40 साल के हो जाओगे तो उसके कारण हमारे शरीर की वृद्धि होना रुक जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारा शरीर विकसित होता है वैसे ही एक समय आता है वैसे हमारा शरीर विकसित होना बंद कर देता है और फिर बुढ़ापे की तरफ चला जाता है। तो वृद्धि एक निश्चित समय के लिए होती है और केवल, डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि वृद्धि एक निश्चित समय के लिए होती है और केवल शरीर की होती है। यानी कि शारीरिक वृद्धि हमारी शारीरिक होती है, लेकिन जो विकास होता है वो एक निश्चित समय के लिए नहीं होता, ये लाइफ टाइम चलता रहता है, यानी कि पूरे जीवन भर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। विकास किस चीज़ों का होता है? हमारी जो भावनाएं होती है उनका होता है, हमारी जो मन होता है उसकी शक्ति का बढ़ना, हमारी कितनी सहन क्षमता है, कितनी गति है, इन सब चीज़ों का विकास होता रहता है। हमारी कोशिकाएं शरीर की, इन चीज़ों का विकास होता रहता है। लेकिन जो विकास है वो जीवन भर होता रहता है, किसी भी चीज़ का विकास होता रहता है, ये रुकता नहीं। तो आप इसमें अंतर लिख सकते हैं। अब देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षण की भूमिका की व्याख्या कीजिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, यानी कि जो बच्चे ज़्यादा मतलब खेलों में अच्छे हैं या फिर उन्हें ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकताएं होती है, मतलब वो कौन से खेल में अच्छे होते हैं, उनके लिए शारीरिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसमें शिक्षण की भूमिका का पूछा है कि शिक्षण की भूमिका उसमें क्या होती है। तो कि शिक्षण हमें हमेशा के लिए प्रेरित करता है। जो शिक्षण होता है वो ऐसे बच्चों को ज़्यादा प्रेरित करता है जिनकी आवश्यकताएं उन्हें ज़्यादा है। तो इसमें आप उनकी भूमिका लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्वतारोहण के दौरान खेल चोटों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों पर चर्चा कीजिए। देखिए, पर्वतारोहण क्या होता है? पर्वतों पर हम चढ़ते हैं तो वो पर्वतारोहण कहलाता है। तो इसमें चोट ना आए तो ऐसे हमें क्या उपाय करने चाहिए, हमारी सुरक्षा के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो सबसे पहले देखिए, आप रस्सी से चढ़ते हैं पर्वतों पर, तो रस्सी को अच्छे से पकड़ें, नियमित सांस लें जिससे आपकी सांस ना फूले और आपको थकान ना हो। सुरक्षा उपायों का पालन करें, जो भी सुरक्षा उपाय हैं, मतलब आपको ये पहनना है तो वो पहने, जूते पहन कर जाएँ, अच्छे अच्छे जूते पहने, सिर पर कुछ पहने ताकि कोई पत्थर उत्थर गिरे तो आपके लगे नहीं। तो ये सब आपको उपाय करने चाहिए। तो हमारे 3 मार्क्स के ख़त्म हो गए, अब हमारे 4 मार्क्स के आते हैं। 3 मार्क्स के अभी 2 और है। नौकासन के 2 लाभों के साथ चरणों की सूची बनाइए। देखिए, नौकासन एक योग होता है। आपने देखा होगा कि हम पैरों के बल लेटकर पैरों को थोड़ा ऊपर उठाते हैं और हाथों को पैरों की घुटनों पर लगाते हैं, तो वो नौकासन कहलाता है। आपने कभी ना कभी तो किया होगा या फिर देखा होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि उसके लाभों क्या होते हैं। देखिए, एक तो हमारी जो हड्डियाँ होती है वो मजबूत होती है इस योग को करने से, और जो हमारी पेट की चर्बी होती है, अत्यधिक जो चर्बी होती है वो कम होती है। नौकासन करने से पेट में दर्द कम होता है। इसके बहुत से लाभ हैं, इससे हमें शारीरिक संतुष्टि भी मिलती है। अब इसके चरणों की बात की गई है कि क्या क्या चरण हो सकते हैं। तो इसमें चरण आप एक एक चरण करके बता सकते हैं कि पहले पीठ के बल लेट जाइए, फिर दूसरे चरण में आप बता सकते हैं कि पैरों को थोड़ा ऊपर उठाइए, पैरों को 30 डिग्री तक ऊपर उठाइए, फिर उसके बाद दोनों हाथों को सीधा कीजिए, फिर दोनों हाथों को घुटनों पर टच कीजिए और इस स्थिति को 2-3 बार कीजिए। तो ये नौकासन होता है।
अब इसमें दे रखा है कि डोपिंग के वर्गीकरण को समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डोपिंग क्या होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि डोपिंग क्या होता है। देखिए कुछ खिलाड़ी होते हैं जिन्हें थकान जल्दी होती है या फिर उनकी शारीरिक क्षमता कम होती है, तो उन्हें डोपिंग दी जाती है। डोपिंग क्या होती है? ये एक ब्लड डोपिंग होती है, जो कि मतलब जो ब्लड डोपिंग होती है वो किसी भी शरीर के हिस्से से खून निकाल लेते हैं, फिर उसे जमाते हैं, फिर उसी खून को वापस इंजेक्शन में भरकर खिलाड़ी को देते हैं, जिससे कि इससे माना जाता है कि इससे शारीरिक मतलब पुष्टि आती है, उसमें सहन क्षमता ज़्यादा बढ़ती है, उसकी गति बढ़ती है। तो इससे ये डोपिंग है, तो जो कि ये ज़्यादातर खिलाड़ियों को दी जाती है। अब देखिए कि किशोरों की समस्याओं और उनके प्रबंधन की व्याख्या करें। आप जानते हैं कि जो हमारी टीनेज होती है उसमें हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, ये भी आपके तर्क का आधारित क्वेश्चन है। आप अपनी तर्क के आधार पर इसे बता सकते हैं कि किशोरों की क्या क्या समस्याएं होती है और उनको प्रबंधन करने के लिए। देखिए हमारे जो टीनेज होती है उसमें सेक्स से रिलेटेड बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती है। कई जगहों पर बाल आना, हमारी आवाज़ में वृद्धि होना, हमारी आवाज़ का फटना, चेहरे पे मुहासे आने, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हमें समस्याएं आने लगती है। हम ये सोचते हैं कि हाँ हमें ये इतने सारे प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं, दूसरों में नहीं हो रहे, तो ये सब में होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके प्रबंधन के लिए क्या करनी चाहिए? तो इसके प्रबंधन के लिए हमें सेक्स एजुकेशन लेनी चाहिए। देखिए हमारे इंडिया में ये एजुकेशन नहीं दी जा सकती, इसलिए हम इस पर चिंतित ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं। ये तो आपके तर्क तर्क का क्वेश्चन है, ये बुक में आपको आंसर भी नहीं मिलेगा। अब देखिए 16 क्वेश्चन, 16, 17 और 18, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। मैं पूरे करवा रहा हूँ, लेकिन आपको ऊपर जो सामान्य निर्देश है उनको पढ़ना है और उनके अनुसार ही क्वेश्चन करना है। आप सारे भी कर देंगे तो भी आपको मार्क्स तो उतने मिलेंगे जितने आपने सही किए हैं। अब 16 क्वेश्चन देखिए। आपको स्कूल में एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन करना है, उसके लिए आपको एक लीडर चुनना है। फिर बताएं कि आपके लीडर में क्या गुण होने चाहिए कि आप टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आयोजित कर सकें। देखिए मान लीजिए आपके कोई किसी भी विद्यालय में, ये भी एक तर्क आधारित क्वेश्चन है कि आप ये सीधे बुक में क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये कि हमारी एबिलिटी चेक करने के लिए कि हमें कितनी सोचने की क्षमता है। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप अगर स्कूल में जो भी कोई भी खेल करते हैं, जैसे अब क्रिकेट खेलते हैं, तो उसका आपको कप्तान चुनना है कि कप्तान चुनना है या फिर लीडर चुनना है। तो आप उसमें कौन से गुण देखेंगे? आप देखेंगे वो कितना अच्छा खेलता है, कितना अच्छा दौड़ता है, कितनी उसमें सहन क्षमता है, कितना अच्छा मतलब कितनी अच्छी बैटिंग करता है, कितनी अच्छी बॉलिंग करता है। तो वो सारी चीज़ें आप उसमें देखेंगे। तो इसमें आप गुणों का पता लगा सकते हैं। आप 1, 2 नंबर, 3 नंबर करके गुण लिख सकते हैं उसके, कि उसमें दौड़ने के गुण होंगे, मतलब गति का गुण होगा, उसमें लचक होनी चाहिए, उसमें सहन क्षमता होनी चाहिए, उसमें समन्वय होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए 17 क्वेश्चन, निषिद्ध पदार्थों और उनके दुष्प्रभावों को परिभाषित कीजिए। निषिद्ध पदार्थ क्या है? जो निषेध है, जैसे धूम्रपान, मदिरा, जो शराब है, वो ये सब निषिद्ध पदार्थ है। और इनके दुष्प्रभाव क्या होता है? हमारी सेहत खराब होती है। सबको पता है कि जब निषिद्ध पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं तो हमारी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है। तो आप इसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब लास्ट देखिए कि योग के तत्वों की सूची बनाइए और योग के किन्हीं 2 तत्वों की व्याख्या कीजिए। योग के तत्व क्या है? देखिए हमें योग करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्राणिधार, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। और योग के लिए हमारा शरीर मजबूत होना चाहिए। हम शरीर को मजबूत बनाने के लिए तो योग करते हैं, इसलिए हमारी शरीर में भी लचक होनी चाहिए। तो इन सब तत्वों की आप सूची बना सकते हैं, 1, 2, 3 ऐसे करके। ऐसे अगर आप सूची बनाएंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। और उनकी विशेषताएं लिख दीजिए कि अगर हम संतोष के बारे में लिखना है तो हमें कि शारीरिक रूप से संतोष होना चाहिए, हमें किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हम योग कर रहे हैं तो केवल योग पर ध्यान लगाना चाहिए। तप, हम तप कर रहे हैं तो हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित होनी चाहिए। हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो भी हमारा शांत वातावरण में एक जगह ध्यान होना चाहिए। तो ऐसे बहुत से तत्व है योग के जिनकी आप सूची बना सकते हैं। तो ये गाइस ये पूरा पेपर था। ऐसे इसे हम
इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसकी पीडीएफ देख लेना और इसे सोल्व करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।